नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, गवर्नमेंट दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरी दुर्ग से छत्तीसगढ़। आज आपके साथ एक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का एरोबिक प्रोसेस लेकर आया हूँ डिस्कस करने के लिए, जिसे हम क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, ट्राइक्लोरोजेनिक एसिड साइकिल या साइट्रिक एसिड के नाम से याद करते हैं। तो आइए बात करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, समझा था कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में दोनों में विघटित होता है। जहां एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पायरुविक एसिड के बाद इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अथवा लैक्टिक एसिड या लैक्टेट अथवा कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स के निर्माण जैसे एलानिन वगैरह का निर्माण कर लेता है। परंतु आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस के बाद यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट को प्राप्त करने के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया चलती है उसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। सबसे पहले हैंस एडोल्फ क्रेब्स एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका जन्म और पढ़ाई लिखाई जर्मन में हुआ था। ये सन 1900 से 1981 तक बायोलॉजिस्ट थे और 1937 में इन्होंने इस क्रेब्स साइकिल के बारे में चर्चा की थी और जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1953 में, जो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री के नाम से पॉपुलर हुआ। और इस क्रेब्स चक्र को इनके नाम की प्रतिष्ठा में हम लोग क्रेब्स साइकिल ही कहा करते हैं। तो ये होता कहाँ है? ग्लाइकोलिसिस हम लोग पढ़े थे कि ग्लाइकोलिसिस होता था कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद वह साइटोप्लाज्म में ही इथाइल अल्कोहल का निर्माण करने लग जाता था या लैक्टेट का निर्माण करने लगता था, मगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है। और आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन दो झिल्लियों से बनी होती है, तो उन्हें पार करके ये मैट्रिक्स में आता है, जो लिक्विड माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो वहां पर चलता है क्रेब्स चक्र जो यूकैरियोट में होता है। अब ये सवाल आता है कि क्या प्रोकैरियोट में क्रेब्स साइकिल नहीं होता? बिल्कुल होता है, वो उनके साइटोप्लाज्म में ही होता है। क्यों? इसलिए कि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आएगा तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ होगा? तो बैक्टीरिया आदि में मेसोसोम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है उसको हम लोग मेसोसोम कहते हैं। वहां पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ पे? प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में इनर मेम्ब्रेन पे ऑक्सीजोम एलिमेंट्री पार्टिकल फर्नांडिस मोरान सब यूनिट के नाम से जिसे हम याद करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होगा। तो फिर से एक बार हम डिस्कस करें कि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है जबकि साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट में होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मार्कर एंजाइम के लिए आता है जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से जाना जाता है। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये मार्कर एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से आगे बढ़ते हैं तो एक सारांश में हम लोग समझने की कोशिश करें कि ये जो ग्लूकोज है जिसे हम प्रयोग में ला रहे हैं, यह ग्लाइकोलिसिस की क्रिया से पायरुवेट, NADH और ATP में परिवर्तित हो जाता है। और अगर यही पायरुवेट एनएरोबिक कंडीशन में इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है या लैक्टिक एसिड बनाता है, लेकिन ये हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। और आज हम यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में अर्थात एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ये देखेंगे कि यह कार्बन डाइऑक्साइड, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADH का भी निर्माण करेगा। और ये NADH इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाने के बाद वाटर, और ये वाटर मेटाबॉलिक वाटर के नाम से जाना जाएगा, या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है।
तो हमने देखा कि यह ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक बनने की जो कॉमन प्रोसेस थी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह इन सारी चीजों को बनाता है और इनके लिए जो चक्र चलता है उसी को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ग्लाइकोलिसिस जो हम लोग बात किए थे पिछले दिन, इनिशियल स्टेज में 2 एटीपी लगे थे और बाद में 4 एटीपी बने थे, जो हमें नेट गेन हमें 2 एटीपी हुआ था। और ये एनएडीएच जो था वो डिफरेंट शटल से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश किया था, ग्लिसरॉल फॉस्फेट या मेलेट पार्ट, और ये पायरुवेट अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेंगे और जो चक्र चलाएंगे उसको हम कहेंगे क्रेब चक्र, क्रेब्स चक्र, क्रेब साइकिल। और अब सवाल है इसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं? चूंकि सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे साइट्रेट होता है, इसीलिए साइट्रेट के नाम से लोग साइट्रेट, पहले ये कॉन्सेप्ट शायद नहीं थी कि आयनिक फॉर्म में होती हैं, इसीलिए लोग साइट्रिक एसिड कहना चाहते थे। तो साइट्रिक एसिड साइकिल होने से साइट्रिक एसिड साइकिल होगी। और ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इसमें, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, 3 कार्बोक्सिल या कार्बोनिक एसिड होने के कारण ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड टीसीए साइकिल हम इसे कहते हैं। और ये जितने NADH2 जो भी बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाने के बाद में एटीपी का निर्माण करते हैं। तो आइए हम लोग इस पूरे स्टेप को याद करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी भिन्नताएं होंगी, आपकी जो किताबें हैं, कई किताबों में आपने पढ़ा भी होगा कि ग्लूकोज से पायरुवेट के 2 मूल तो बन गए, आपने ग्लाइकोलिसिस में इसे बना लिया था। अब ये दोनों मूल, एक ग्लूकोज से 2 मूल अगर पायरुवेट के बने हैं तो ये पायरुवेट के 2 मूल आपके पास हैं और यह सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। तो मैं जो कह रहा था कि कुछ किताबों में इसको क्रेब चक्र का पहला चरण माना गया है, जो कि असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि फैट से भी एसिटाइल कोएंजाइम ए, बीटा ऑक्सीडेशन से, प्रोटीन या अमीनो एसिड से भी एसिटाइल कोएंजाइम ए, डीएमिनेशन की प्रोसेस से। इसलिए एसिटाइल कोएंजाइम ए एक प्रकार का जंक्शन है जहां पे तीनों रास्ते से, यानी कार्बोहाइड्रेट यानी फैट या प्रोटीन, तीनों आकर एक चीज बना रहे हैं, उस चीज का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये सबसे पहले स्टेबल बनते हैं। और यहाँ पे देखिए बीटा ऑक्सीडेशन भी लिखा हुआ है, ये बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ आएगा, फैटी एसिड से, फैट्स में बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा भी एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा। मैं ये भी बता रहा था डीएमिनेशन से भी एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा, लेकिन चूंकि ग्लाइकोलिसिस के बाद ये क्रिया हो रही है इसलिए हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजों का हम प्रयोग करते हैं। कौन कौन 3 चीजें? एक तो देखिए इसमें कोएंजाइम ए जोड़ना है आपको, एक आपको इसके अंदर कोएंजाइम ए जोड़ना है, तो आपको यहाँ आवश्यकता पड़ेगी कोएंजाइम ए की, आपको यहाँ आवश्यकता पड़ेगी कोएंजाइम ए की। इसके अलावा लिपोइक एसिड, टीपीपी, टीपीपी मतलब थियामीन पायरोफॉस्फेट, थियामीन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी, टी फॉर थियामीन, पी फॉर पायरो, पी फॉर फॉस्फेट। और इसके अलावा यहाँ एनएडी का एक मॉलिक्यूल है जो डिहाइड्रोजिनेशन के बाद, अर्थात इनके हाइड्रोजन को हटा के यह NADH में परिवर्तित होता है। और एक कोएंजाइम भी आप लगा रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कोएंजाइम के अलावा टीपीपी, जिसे हम थियामीन पैरोफॉस्फेट भी कहते हैं, इनका ये निर्माण, इसको ये निर्माण नहीं बल्कि यूज करेंगे। और एक और चीज आपसे कहा था मैंने, थियामीन पैरोफॉस्फेट के अलावा लिपोइक एसिड, इसके अलावा ये, हम इसको शॉर्ट में LA लिख रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि ये सब चीजें यहाँ आवश्यक हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल किसका निकल जा रहा है, एक मॉलिक्यूल आपका निकल जा रहा है किसका,
कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अवमुक्त हो रहा है। साथ ही साथ ये दिमाग में बात आनी है कि यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन थे। एक ग्लूकोज में जहाँ 6 कार्बन होता था, उसमें 2 ट्राइओज में टूट गए, 3-3 के 2 मॉलिक्यूल। अब उसमें से एक-एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, यानी एसिटाइल को एंजाइम में कितने कार्बन होंगे? 2 होंगे, क्योंकि 2 तो यहाँ निकल गए। तो 2 क्यों होंगे? एसिटाइल को एंजाइम के 2-2 मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पाए जाएंगे कार्बन के। तो प्रत्येक में 2 और 1 निकल गया यहाँ पे। कहाँ पे? ये जिसको हाइलाइटर पीले रंग से मैं यहाँ बताने की कोशिश किया हूँ। अगले स्टेप में अब ये एसिटाइल को एंजाइम में चाहे ग्लूकोज से आए, चाहे बीटा ऑक्सीडेशन फैट से आए या प्रोटीन से आए, यह सर्वप्रथम एक ग्राही मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट, जिसको शॉर्टकट में हम OAA भी कहते हैं, इसके साथ। अब आप कहेंगे ऑक्जेलो एसीटेट में कितने कार्बन है? तो आप देखिए यहाँ पे ये 2 कार्बन और इसके पास है कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो अब ये लेके आ रहा है किसके पास? एक सबसे पहले स्टेबल जो कंपाउंड बनने वाला है, हमारी पुरानी किताबों में साइट्रिक एसिड है, लेकिन मैं आपको साइट्रेट कहूंगा। इसलिए साइट्रेट कहूंगा कि जैसे क्रेब्स में कई बार KREB एपोस्ट्रोफी लिख के लोग S लगा देते हैं, जो नाम का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए आप क्रेप्सी लिखेंगे और S के बाद एपोस्ट्रोफी देंगे, उसके पहले नहीं देंगे। तो ये साइट्रेट जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, आप देखिए 1, 2, 3 यहाँ पे बन रहे हैं, और यहाँ पे जो COO है, H नहीं होने के कारण हम इसको 8 बोल रहे हैं। तो ये साइट्रेट जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि एक मेहमान जो एसिटाइल को एंजाइम ए बन के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर रहा है, और उसको माइटोकॉन्ड्रिया में रिसीव करने के लिए पहले से द्वारपाल के रूप में ऑक्जेलो एसीटेट खड़े हैं। तो ये 2 और 4 मिलके 6 कार्बन आए। तो साइट्रेट के या साइट्रिक एसिड के या साइट्रेट के कितने मोल बनेंगे? इसके 2 हैं और इसके 4 हैं, तो यह 6 कार्बन का होगा। और चूंकि साइट्रेट 3 कार्बन का बना होता है, इसीलिए इसके 2 मोल बनेंगे, जिसे हम साइट्रेट कहते हैं। और यहाँ पे एक मेहमान नवाजी में, जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मेहमान नवाजी में अपने को पानी पिलाया जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो पानी पी के आए हैं। तो पहले ये पानी आई है, अगले स्टेप में आप पानी को वापस कर देंगे, लेकिन फिर से आपको पानी पिलाया जाएगा। तो ये साइट्रेट के बाद ये सिस एकोनाइट्रेट बनाता है, चूंकि वहां पानी वापस किया जाता है, और फिर आइसोसाइट्रेट बनता है जहां पुनः पानी लगता है। इसलिए कई किताबों में ये सिस एकोन आइसोसाइट्रेट और सिस एकोनाइट साइट्रिक एसिड या साइट्रेट, और इसके बाद सिस ये आइसोसाइट्रेट बन गया। यहाँ पे सिस एकोनाइटिक एसिड भी गायब कर दिया गया है। तो आइसोसाइट्रेट बना, साइट्रेट सिस एकोनाइट्रेट, और यहाँ पे आइसोसाइट्रेट बना। तो यहाँ पे एकोनाइटेज नामक एंजाइम को हम लोग प्रयोग करेंगे, आगे देखते हैं। तो अब देखिए अगले स्टेप में ये क्या करता है, अल्फा केटोग्लूटारेट बना देता है। तो अल्फा केटोग्लूटारेट जो है, यह यहाँ से आपके पास 6 कार्बन थे इसके पास। अब ये 6 कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल रहा है, तो फिर आपके पास अब यहाँ 2 मोल निकल जाएंगे, तो 4 कार्बन का रह जाएगा। तो ये अल्फा केटोग्लूटारेट यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे एक NAD से फिर से NADH2 या NADH बनते हैं, और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है। तो साथियों यहाँ पे हम एंजाइम क्या लगाएंगे? सिंथेटेज। क्यों सिंथेटेज? 2 अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एकोनाइटेज, और यहाँ पे क्या लगाएंगे? डिहाइड्रोजनेज की डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि हाइड्रोजन भी हट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हट रहा है। किताबों में यहाँ डिहाइड्रोजनेज की चर्चा की गई है। खैर, अगला स्टेप फिर से NAD से NADH प्लस H आयन निकल रहा है, अब फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है ये, और ये अल्फा केटोग्लूटारेट से सक्सीडाइल को एंजाइम का निर्माण कर देता है।
सक्सिनाइल कोएंजाइम में। तो इसको एंजाइम के लिए हमें यहाँ कोएंजाइम भी देना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी हट रहा है, NAD से NADH भी बन रहा है। इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे समझ लें कि हम किसी के घर आ रहे हैं, हम यानी एसिटाइल कोएंजाइम में, और हमको रिसीव करने के लिए जो दरवाजे पे खड़ा है वो एक्सोलेसिटेट है। हम दोनों जाके बैठ गए, अब पुनः पानी यहाँ पे दिया गया और आइसोसाइट्रेट में हम लोग आराम से रिलैक्स हो रहे हैं। तब तक पूछा जाता है कि आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, तो हम लोग बताते हैं कि हम लोग NAD हैं जो NADH प्लस H आयन बनाते हैं। तो उससे 3 ATP आप चाहो तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके प्राप्त कर सकते हो। तो लोगों को बड़ा अचंभा लगता है, तो लोग आपको नाश्ता कराते हैं कोएंजाइम का, अब फिर से आपसे दोबारा उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि आप दिखा पाते हैं कि नहीं। तो आप 2 बार NAD से NADH2 सक्सेसिव स्टेप्स में एक के बाद आप एक ले रहे हैं। अब चूंकि आपने 3 ATP बनाया था, तो लोगों की इच्छा हुई कि हम भी बना लें, तो वो कोशिश करते हैं। और देखिए, जब भी असफलता मिले, इसका मतलब आगे आपको सफलता मिलनी है। तो सबसे पहले आप सफल होंगे या असफल होंगे? ऑफ कोर्स आप असफल होंगे, और वही असफल होंगे जहां 3 ATP बनता था, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो यहाँ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, और ये कोएंजाइम जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है और पुनः यहाँ पे यूज किया जाता है। ये कोएंजाइम अपना हिसाब किताब घूमते रहता है। पानी का भी एक यहाँ पे है, और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट का निर्माण करते हैं। अब आप देखिए, आपने शुरू में यहाँ ATP NADH2 बनाया था जो 3 ATP दे दिया, उसके बाद ये आप 2 जगह सिर्फ NAD से NADH2 ही बना रहे हैं, और यहाँ पे ATP लिखा है। आपको मैक्सिमम किताबों में है ATP के स्थान पर GTP लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर GTP लिखा हुआ मिलेगा। एडिनिन के स्थान पर G यानी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एज गुड एज ATP है, क्योंकि दोनों के ऊर्जा स्टेटस में ज्यादा का अंतर नहीं है, और ये क्रिया सबस्ट्रेट लेवल की फॉस्फोराइलेशन कहलाएगी। और उसके बाद जो सक्सिनेट जो है, वह जो सक्सिनेट है वह अगले स्टेप में कहाँ परिवर्तित होगा? साइट्रिक एसिड, सिसेकोनाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, और इस तरह से हमने देखा कि अब ये फ्यूमरिक एसिड में परिवर्तित होगा। फ्यूमरिक एसिड में परिवर्तित होगा। तो फ्यूमरिक एसिड लिखना गलत होगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फ्यूमरेट। और देखिए, आपने कोशिश की थी 1 ATP, अब आप दोबारा कोशिश करेंगे तो 2 ATP यानी FADH2 का यहाँ निर्माण हो रहा है, FAD प्लस H। और ये फ्यूमरेट जो है अगले स्टेप में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल पानी का ये यूज करेंगे और ये मेलेट बन जाएंगे। और यही मेलेट अगले स्टेप में सफलता देने वाला है। क्या चीज, हम ऐसा मान के चलें कि हम शुरू में 1 ATP बनाए थे, फिर 2 ATP पे बनाए थे, और अब हमें एक दिन का उपवास रख के सिर्फ पानी पिए हैं और NADH का निर्माण फिर से हमने कर दिया, और ये मेलेट जो था वो एक्सोलेसिटेट में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से ये पूरे के पूरे चरण चलते हैं, और ये चरण को हम आराम से और याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले साइट्रेट बना था, सिस एकोनाइट्रेट बना था, आइसोसाइट्रेट बना था। हमारी पिछली स्लाइड में ये एकोनाइटिक एसिड को गायब कर दिया गया था, क्योंकि मैंने कहा था ये पानी रिलीज करता है और यहाँ पानी फिर लगता है। तो चूंकि पानी लगा, फिर पानी वापस, फिर पानी लगा, कोई मेहमान नवाजी, हम कितना भी प्यासे रहते हैं, किसी के यहाँ जब जाते हैं और पानी पिलाता है तो हम लोग कहते नहीं नहीं हम तो पानी पी के आए, भले बहुत प्यास लगी है। तो ये हाल है, यहाँ मेहमान को पानी पिलाया गया। मेहमान मतलब ग्लाइकोलिसिस से उधर से आ रहा था स्टाइल कोएंजाइम ए बन के, तो ऑक्जेलोएसीटेट 4 कार्बन का कंपाउंड उनको स्वीकार किया, सबसे पहला साइट्रेट बनाता है, इसलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और अगर यहाँ हाइड्रोजन होते तो हम इसको साइट्रिक एसिड कह देते।
तो सिसेकोनाइटेट के बाद आइसोसाइट्रेट, अल्फा केटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट और फिर एक्सोलोएसीटेट। अब देखिए यहाँ एंजाइम कैसे रटें, तो ये साइट्रेट सिंथेटेज हम लोग यहाँ पे लगाए, सिंथेटेज, एकोनाइटेज, एकोनाइटेज, इसलिए कई बार दोनों स्टेप को कॉमन मान लिया जाता है। उसके बाद हमारा ये हाइड्रोजन हटाना था, तो यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि सभी जगह NAD से NADH प्लस H आयन हम बना रहे थे। और यहाँ देखिए यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ भी डिहाइड्रोजिन, बड़ा आराम से एंजाइम याद हो जाते हैं। एक सिंथेटेज, दो एकोनाइटेज हुए और डिहाइड्रोजिनेज दो जगह पे, बल्कि एक यहाँ पे भी सक्सिनेट के लिए भी और यहाँ पे भी मैक्सिमम जगह डिहाइड्रोजिनेज लगते हैं। और आप जानते हैं कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में यहाँ पे सिंथेटेज लिखा है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि काइनेज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह GTP, मैंने कहा था पिछले स्लाइड में ATP था, कुछ किताब में ATP, कुछ किताब में GTP, दोनों एज गुड एज इक्विवेलेंट हैं, इसलिए आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है GTP लिखना। और यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज, ये सिर्फ एक आपको याद करना पड़ेगा कि फ्यूमरिक एसिड से फ्यूमरेज और फिर यहाँ से डिहाइड्रोजिनेज और फिर यहाँ पे सिंथेटेज। इस तरह से हम देखते हैं कि पूरी साइकिल बड़ी आराम से हो जाती है। तो साथियों, अपने पिछले स्लाइड में देखा था कि ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 ATP शुद्ध प्राप्त हो रहे थे और 2 NADH बन रहे थे। अब ये हम मान के चल रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस का 2 ATP यहाँ आ रहा है और NADH का ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से जा रहा है, इसलिए 2 ATP कम होकर 4 ATP बना रहा है। और ये गेटवे रिएक्शन जो था, कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन जो था, जिसको हम क्रेब चक्र का स्टेप नहीं मानते, हालांकि कुछ किताबों में माना गया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो बुक्स है, लेनिंजर, कॉन्स्टम्प, सब की जो बुक आप देखेंगे तो उसमें है नहीं, इसलिए आप भी इसको गेटवे रिएक्शन ही मानिए। और NADH का निर्माण कर रहे हैं, जो 3 ATP, 1 से 3 और 2 मोल थे तो 6 ATP बना दिए। अब हमने देखा था कि 2 जगह हम लोगों ने पहले और लास्ट में एक जगह, 3 जगह हमने बनाया था NADH। तो ये NADH के 6 मोल बने, क्योंकि हर जगह 2-2 मोल बने हैं, 3 जगह बने हैं, तो 3 ATP एक मॉलिक्यूल बनाता है, तो 18 ATP बन जाएंगे। और FADH का एक जगह सिर्फ 2 मोल बना था, उससे 2 ही ATP बनते हैं। इस तरह से अगर हम सबको टोटल करें तो हमारे पास 36 ATP मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड है, क्योंकि हम जब देखते हैं तो इतनी ऊर्जा प्राप्त होती नहीं है, 40.6% ही ऊर्जा हमें प्राप्त हो पाती, बाकी तो एंथैल्पी और वो सबसे गायब हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये ग्लूकोज से पायरुवेट तक बनने में ग्लाइकोलिसिस में देखिए यहाँ से सीरीन बन रहा है, एलानिन बन रहा है, ये अमीनो एसिड पायरिमिडीन बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं, अमीनो एसिड के सुगर, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन बन रहे हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में भी लग जा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड का निर्माण साइट्रेट कर सकता है, अल्फा केटोग्लूटेरेट जो है वो ग्लूटामेट या अदर अमीनो एसिड प्यूरिन का निर्माण करता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में हीम जो आयरन या RBC या इरिथ्रोसाइट्स में तो पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पौधों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार, एस्पार्टेट, अदर अमीनो एसिड, प्यूरिन, पायरिमिडीन, एक्सोलोएसीटेट से। तो ये साइट्रिक एसिड से भी बहुत सारी चीजें और ग्लाइकोलिसिस से भी बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो लोग प्रायः इसको कैटाबोलिक प्रोसेस बोल देते हैं। तो इसे अब की किताबों में एम्फीबोलिक इसलिए बोला जाता है कि ग्लूकोज ना टूट रहा है, बनने को तो कई चीजें बन रही हैं, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं। तो अब आता है हमारा कि क्रेब्स चक्र का या TCA साइकिल का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने देखा कि एसिटाइल कोएंजाइम के जो 2 जगह कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकाले थे 2-2 मोल करके, तो एसिटाइल कोएंजाइम ये कि भी 2 मोल लाए थे, जिसमें कि 4 कार्बन आपके पास थे, तो 2 जगह 2-2 करके निकल गए। फिर हम देखते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, एसिटाइल कोएंजाइम का, उससे ATP जनरेट होता है, और ये कॉमन या फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे भी माना जाता है। और ये आपने देखा कि इसमें कई तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व हैं, इंग्रेडिएंट हैं।
अब फैट को भी हम कार्बोहाइड्रेट की तरह यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम की तरह जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट कई बार न्यूट्रल फैट्स में भी परिवर्तित हो जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट नेट नो नेट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फैट, लेकिन फैट से कार्बोहाइड्रेट बनने का ऐसा कुछ। तो कार्बन का स्केलेटन जो एमिनो एसिड का है वही टीसीए साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम में बन के इंटर करता है। तो साथियों, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्रिया चलेगी कैसे, रुकेगी कैसे, क्योंकि रेगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम फैन चलाते हैं और फैन फुल स्पीड में चलता है तो उसको स्लो करना, तो हम लोग रेगुलेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे भी ये 3 एंजाइम रेगुलेटरी हैं। एक है साइट्रेट सिंथेटेज, याद कीजिए कहाँ लगा था। हम लोग जब बात कर रहे थे साइट्रेट सिंथेटेज के बारे में, तो जब कभी भी एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलता था तो वहां पे साइट्रेट सिंथेटेज यूज होते थे। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोनेज कब यूज हुआ था? जब साइट्रिक एसिड सिस एकोनाइटिक एसिड आइसोसाइट्रिक एसिड अर्थात साइट्रेट आइसो सिस एकोनाइटेट और आइसोसाइट्रेट जो बना था, उसके बाद जो पहला एनएडी से NADH2 निकला था, वहां पे हम इस डिहाइड्रोजिनेज को लगाए थे। और अल्फा केटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज भी, ये तीनों के तीनों रेगुलेटरी एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। अब ये है कि क्या क्रेब चक्र में ये तीन रेगुलेट करते हैं तो इनको हम रोक नहीं सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। जब भी एटीपी सफिशिएंट अमाउंट में हो, NADH सफिशिएंट अमाउंट में हो, कोएंजाइम सफिशिएंट अमाउंट में हो या सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो आप चाहें तो साइट्रेट सिंथेटेज जो एंजाइम है उसे आप रोक सकते हैं। सिंथेज भी कई जगह पे लिखा हुआ है। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वह ADP से एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण ATP और NADH का निर्माण नहीं हो पाता है। उसी तरह से अल्फा केटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वह सक्सिनाइल कोएंजाइम में और NADH से इनहिबिट होता है। और जब कभी भी ADP अगर बहुत ज्यादा अवेलेबल हो तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टीसी साइकिल पुनः प्रारंभ हो जाएगा। ATP जहाँ रोक रहा था, अब जैसे आप खाना खा के आए हैं तो आपको कहाँ तुरंत खाने की इच्छा होती है, तो आप क्रेब चक्र में ATP बनाने गए थे और चूंकि ATP आपका बन चुका है सफिशिएंट अमाउंट में, तो प्रोसेस रुकेगी। लेकिन जैसे ही ADP आ जाएगा, यानी आपकी फॉस्फेट मॉलिक्यूल यूज हो गई, तो फिर से आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, एक चीज है कि कैसे हम इस चीज को याद करें। मैंने जिस तरह से देखा फ्लुएंटली मैं सारे स्टेप्स को बोल रहा था, आपकी भी इच्छा होगी कि कैसे हम याद करें। तो इसको याद करने का मैं आपको 3 शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा। इसको परीक्षा में आप नहीं लिखेंगे, लेकिन अपने दिमाग में जरूर लिखिएगा, है ना। क्वेश्चन पेपर पे मत लिखिएगा, अपने दिमाग में लिख के रखिए। जहाँ कॉपी में लास्ट में रफ वगैरह लिख के बाद में काट देते हैं आप चाहे तो वहां लिख दीजिएगा। एक सबसे सरल तरीका है ये क्रेब चक्र के सारे स्टेप को रखने के लिए, जिसे हम कहते हैं एक बाप बेटा के बीच की बात है। बेटा थोड़ा बदमाश था। उसने कहा कि पापा, उसको इमरजेंसी कॉल थी। पापा समझाए कि बेटा इमरजेंसी कॉल को ऐसे नहीं बोला करते हैं, कुछ कोड में बोला करो, क्योंकि आप इमरजेंसी कोड का मतलब यहाँ समझ रहे हैं। बच्चे को सुसु आई हुई थी, तो बच्चे ने जब पापा की बात सुनी तो पापा के पास बड़ा स्टाइल से जाके बोलते, पापा सीसी आई। पापा कहते हैं वो ओके। और बच्चे को आई थी सुसु, और वो घूम घाम के आओ की जगह हो गया खूब आओ। आप कहेंगे सर इससे कैसे याद होगा? देखिए, साइट्रेट, सिसेकोनाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, ऑक्जेलोसैक्सिनेट, अल्फा केटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम या सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्जेलोएसीटेट। कितना आराम से याद हो गया। और वर्ड भी भूलने लायक नहीं है, CCIO के सुसुफुमाओ। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं कि सी सी जोके, बदमाश लड़के हैं कॉलेज के, किसी को छेड़ रहे हैं। सी, देखो वो अच्छी है। उनका दोस्त बोलता है यस फुमोक्सा। तो पहले लड़के का नाम था फुमोक्सा, जो अपने दोस्त से पूछ रहा था। अब देखिए CCI,
मतलब CCI, तो C हो गया यहाँ पे, C C C I, ये CCI हो गया, साइट्रिक एसिड, सिसेकोनाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड। अब ये ओके क्या हुआ, यही ओके है, एक्सोलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा केटोग्लूटोरिक एसिड। फिर क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सीलेट। अब फुमोक्सा के जब फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। आप चाहे तो ऐसे याद करें। एक और छोटा सा टेक्निक है इस सब स्टेप को याद करने के लिए। कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंस फॉर मनी ऑफिसर? एक सेलर है जो अपने ऑफिसर से पूछता है, कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर? अब यहाँ कैन का मतलब साइट्रेट से है, कैन का मतलब साइट्रेट से है, आई का मतलब आइसोसाइट्रेट से है, केपी देखिए यहाँ केटोग्लूटारेट है इसलिए कीप हो गया, सेलिंग से सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सब्सटेंस से सक्सिनिक एसिड, फॉर से फ्यूमरिक एसिड, मनी से मैलिक एसिड, ऑफिसर से एक्सोलोएस्टिक एसिड। आप चाहे तो तीनों में जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके को अपना सकते हैं। ये किसी किताब का नहीं है, ये मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में याद करता था, जो आज भी याद किया हूँ और आपको शॉर्ट टिप्स देना चाह रहा था। अब दूसरी स्टेप और आती है, एंजाइम कैसे याद करें। तो एंजाइम को याद करने का बड़ा सरल सा तरीका है कि सो एट डिस्को डेविल सिप्स डाउन 5 ड्रिंक्स। सो एट डिस्को, इस तरह से डिस्को में डेविल सिप्स डाउन हो गया 5 ड्रिंक्स के बाद। अब यहाँ सिंथेटेज, एकोनाइटेज, दो जगह जो आप लगाए थे, एक जगह एक ही जगह हम लोग एक स्टेप में लिखते हैं। फिर डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज सिंथेटेज, डिहाइड्रोजिनेज फ्यूमरेज, है ना, डिहाइड्रोजिनेज। इस तरह से हम एंजाइम का नाम भी याद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी सी टॉपिक थी, आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार CCIO के सुसुफुमाओ करके आप पूरे चरण को याद कर सकते हैं। और एक ग्लूकोज से आपने देखा कि क्रेब चक्र में 24 ATP 24 ATP बन रहे हैं और बाकी के ऊपर की कैलकुलेशन करके 36 ATP आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आज की टॉपिक भी बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है जी, धन्यवाद।